बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब ठीक हैं? आवाज़ आ रही है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ठीक है, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। ओके, चलें जी। लास्ट 15 डेज़ में क्या किया आप लोगों ने? कोई रिवीजन वगैरह की है या नहीं? कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं खैरियत से हूँ। आप लोग ठीक हैं सब? अच्छा जी, ठीक है जी। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस पे था, जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट किए थे और उसमें हमने डिस्कस किया था बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, जिसमें इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस किया था। होम्योस्टेसिस के बारे में हमने लर्न किया था। ठीक है जी। फिर डिफरेंट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स जो होते हैं उनकी परसेंटेज हमने देखी थी कि इंट्रासेलुलर जो है उसकी कितनी कॉम्पोजिशन होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है उसमें कितनी कॉम्पोजिशन होगी। ठीक है जी।
फिर हमने डिफरेंट मेथड डिस्कस किए थे ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट्स के, जिसमें हमने देखा कि डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और साथ में फिल्ट्रेशन है। वाटर कंटेंट रेगुलेशन डिस्कस किया था, वाटर की सोर्सेज क्या हैं, आउटपुट किस तरह से होगा, इनपुट किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें हमने लर्न की थी इसमें। वाटर इनटेक मैकेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने लर्न किया था कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो किस तरह से कंपनसेशन होगी, और अगर प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो फिर किस तरह से कंपनसेशन होगी। ठीक है जी। इसके अलावा वाटर आउटपुट मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था। इस यूनिट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, हम वो वाली स्लाइड जो है दोबारा उसको हम जो है कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद वाटर इनटेक एंड आउटपुट जो है वो हमने देखा था। इनटेक में लिक्विड्स, फ्लूइड और मेटाबॉलिक वाटर जो है वो कितना इनटेक होता है वो हमने देखा 24 आवर्स में, और आउटपुट किस तरह से होता है जिसमें हमने लर्न किया कि यूरिन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आउटपुट यूरिन के थ्रू होता है, और वो 1500 ml है पर 24 आवर। ठीक है जी। फ्लूइड मूवमेंट्स हमने असेस की थी, जिसमें हमने एक्सचेंज देखा था बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल स्पेसिस के दरमियान, फिल्ट्रेशन और नेट मूवमेंट और रीअब्जॉर्प्शन, तीन मेन कंपोनेंट में, जिसमें हमने देखा था कि एक साइड पे जो आर्टरीज एंड है वहाँ पे कैपिलरी प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहाँ पे जो है फ्लूइड जो है मूव करेगा, और मिड कैपिलरी एरिया में दोनों का प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती इतनी ज़्यादा। लेकिन जो वेनस एंड है, वेन वाली साइड है, वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगा, तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है जी। फिर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी हमने डिस्कस की थी, और इसमें ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करेंगे, और डिक्रीज होगी तो कौन से फैक्टर जो है वो इस पर इफेक्ट करते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी हमने डिस्कस की थी। ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, और ऑस्मोलैरिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर कौन सा मैकेनिज्म होगा। दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिशन में हैं। अगर आप एक साइड का याद कर लेते हैं कि इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी है, इसमें ये चीज़ें एक्टिवेट होंगी, तो डिक्रीज में उसके ऑपोजिट जाना है। ठीक है जी। तो उसको लर्न करना भी इजी हो जाएगा, जिसमें एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन वगैरह जो है वो रिलीज होगा, और वाटर इनटेक जो है वो इसमें सारा चीज़ें रेगुलेशन में आती हैं। फिर हम डिस्कस किया था रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, उसके मैकेनिज्म हमने देखे थे, और ऐसे अगर इंक्रीज होगा तो कौन से सिस्टम एक्टिवेट होंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो कौन से सिस्टम होंगे, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिशन में जाएगा। ठीक है। इसी तरह हार्मोनल रेगुलेशन हमने ब्लड वॉल्यूम डिस्कस किया। फिर हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ये हमने एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है उसकी रेगुलेशन डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि अगर तो बीपी डिक्रीज है तो किडनी से क्या होगा, अगर बीपी इंक्रीज है तो फिर क्या होगा, अगर बीपी डिक्रीज है तो उसमें हमने देखा था कि किडनी पे इफेक्ट होगा, वो क्या करेगा, रेनन स्क्रीट होगा, रेनन क्या करेगा, एंजियोटेंशन जो है एंजाइम वो स्क्रीट करेगा, और एंजियोटेंशन 1 वो 2 में लेके जाएगा, उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीज होगी। जब एल्डोस्टेरोन जो है सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो सोडियम की सिक्रेशन और वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और फिर क्या होगा, उसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा और रिजल्ट होगा इन बीपी इंक्रीज। ठीक है जी। तो ये सारा जो है उसको स्टिमुलेट करता है। लेकिन अब जब हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है तो जो राइट एट्रियम है वहाँ पे जो है सेंसेशन होती है। ठीक है जी। वहाँ पे आर्टेरियल एंड नाइट्रोजूरेटिक हार्मोन होगा, वो उसको सेंस करेगा, और वो क्या करेगा कि सोडियम और की एक्सक्रीशन कराएगा, जिसकी वजह से सोडियम के साथ साथ वाटर भी लॉस होगा, तो इस तरह ब्लड प्रेशर का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, और बीपी जो है वो नॉर्मल की तरफ आएगा, और इस तरह वो नॉर्मलिटी की तरफ जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है हमने देखा था, जिसमें एनाइंस और केटाइंस आते हैं, वो इसमें इफेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें केटाइंस और एनाइंस आ जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है उनको हम केटाइन कहेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको हम एनाइन कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम रबिया।
आप लोग इतनी लेट क्यों आते हैं क्लास में? टाइम से आया करें। ठीक है जी, स्टार्ट में हमारी रिवीजन हो रही होती है, तो उस पर आप फोकस किया करें। किसी स्टूडेंट का अगर कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है तो रिवीजन का मकसद यही होता है कि आप लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसमें डिस्कस होते हैं और आप जो है वो लर्न कर लें। ठीक है जी। ठीक है जी, इसमें हमने जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो केटाइन है और नेगेटिव चार्ज जो है वो एनाइन है। पॉजिटिव चार्ज में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, लेकिन इसमें क्लोराइड जो है वो सिर्फ ओनली जो एनाइन है। ये इम्पोर्टेंट है बॉडी में, इसलिए हमने ये जो है मेंशन किए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं फिर हमने डिस्कस किए मॉलिक्यूलर और आयंस विद एन इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं। वाटर इंजेक्शन एड्स इलेक्ट्रोलाइट्स टू द बॉडी। ठीक है जी, जैसे हम वाटर इंजेक्शन करते हैं वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में ऐड करेगा। किडनीज, लिवर्स, स्किन, लंग्स जो है वो रिमूव करते हैं इन चीज़ों को, इलेक्ट्रोलाइट्स को। इसके अलावा सोडियम आयन जो है, जो कि सोडियम जो है सोडियम को शो करेगा। डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड केटायन है। ठीक है जी, सोडियम, और ये 90 टू 90% 95% जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उसको रेगुलेट करने में हेल्प आउट करेगा। जहाँ जहाँ सोडियम होगा वहाँ वहाँ वाटर भी इसके साथ जाएगा। अगर सोडियम की अमाउंट कम होगी ब्लड में तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ठीक है जी, और बीपी जो है वो लो होगा। अगर ब्लड में सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम भी उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर ने सोडियम के साथ साथ रहना होता है, तो उसकी वजह से बीपी भी हाई हो सकता है। ठीक है जी, तो अगर लो है तो हम, अगर हाई है तो उसको हम कहते हैं हाइपर नाइट्रीमिया, और अगर सोडियम का लेवल कम होगा तो उसको हम कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, जब ये कुछ रेगुलेशन का मेथड है कि किस तरह से ये रेगुलेट होगा बॉडी में। ठीक है जी, इसमें आ जाता है रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन ब्लड osmolality। ठीक है जी, मैकेनिज्म क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन है सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ द ब्लड osmolality। ठीक है जी, इसमें इसने क्या करना होता है, एक तो इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलैलिटी होगी, जिसमें क्या होगा, अगर ब्लड ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज है उसका मतलब है कि सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज है बॉडी की। ठीक है, ब्लड की। लेकिन अगर डिक्रीज ऑस्मोलैलिटी होगी तो इट मीन्स कि सोडियम कंसंट्रेशन डिक्रीज है। इसमें ज़्यादातर जो है ब्लड ऑस्मोलैलिटी का जिस अगर ज़्यादा होगी तो सोडियम ज़्यादा होगा, अगर कम होगी तो अभी कम होगी। अब इसका अगर रिस्पॉन्स चेक करेंगे, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या होगा कि किस तरह से स्टिमुलस ने जो है ना रिस्पॉन्स करना है, तो इंक्रीज एडीएच सिक्रीशन होगी फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी मीडिएटेड थ्रू द सेल्स इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होगी। उसने क्या करना होता है, सोडियम को रिटेन कराना है और साथ में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करानी है। ठीक है जी, उसने डायूरेसिस तो होने ही नहीं ना देने, तो ये उसका स्टिमुलस है। लेकिन अगर डिक्रीज होगी ब्लड ऑस्मोलैलिटी, जिसका मतलब है कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उसमें क्या होगा कि एडीएच की सिक्रीशन जो है वो भी कम होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है जी, उसने क्या करना होता है कि वाटर, एक तो सोडियम की एक्सक्रीशन कराएगा, दूसरा वाटर को लॉस कराएगा। ठीक है जी, तो उसकी वजह से फिर जो है ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है। अब इफेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स क्या है? अगर तो इंक्रीज एडीएच होगा तो क्या होगा, इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन होगी इन द किडनी, प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है जी, इसके अलावा अगर एडीएच जो है वो कम होगा तो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी और डायूरेसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, जब डिक्रीज और इसका जो रिजल्ट एंड प्रोडक्ट है, अगर आप देखें, अगर इंक्रीज है एडीएच का लेवल तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ऑस्मोलैलिटी एज रीअब्सॉर्ब्ड वाटर डाइल्यूट्स द ब्लड। ठीक है जी, और अगर उसका एडीएच का लेवल जहाँ पे कम है और वाटर की एब्जॉर्प्शन कम है, तो वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलैलिटी एज रिजल्ट इन वाटर लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड फॉर द यूरिन। ठीक है जी, तो ये मैकेनिज्म एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। अगर आप एक मैकेनिज्म याद कर लेते हैं ना कि ब्लड ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हुई है, उसमें एडीएच का लेवल इंक्रीज हुआ है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसमें ज़्यादा हुई है, तो क्या होगा कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। ठीक है जी,
इसी तरह अगर आप देखें अगर कम हुई है ब्लड ऑस्मोलैरिटी तो एडीएच का लेवल भी कम होगा, वो वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी ज़्यादा करा देगा, लार्ज अमाउंट में यूरिन जो है प्रोड्यूस होगा, तो इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलैरिटी होगी एज वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। ठीक है जी। तो इसके अलावा रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर है उस पर किस तरह से सोडियम जो है ना इफेक्ट करेगा। पहले तो ब्लड ऑस्मोलैरिटी पे उसने इफेक्ट किया, अब उसने क्या करना है कि ब्लड प्रेशर जो है उस पर वो किस तरह से इफेक्ट करेगा। उसमें है जी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। फर्स्ट वन है जी डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन द किडनी अपेरेंट आर्ट्यूल्स। ठीक है जी, एफरेंट आर्ट्यूल्स जो है वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है कम हो रहा है, तो क्या होगा कि इंक्रीज रेनर जो है वो रिलीज होगा फ्रॉम द जक्स्टा मेडुलर अपरेटस से। ठीक है जी, ग्लोमेरुलर जो अपरेटस है वहाँ से ज़्यादा होगा, इंक्रीज अमाउंट में रेनन रिलीज होगा। रेनन ने क्या करना है, एंजियोटेंशन की जो है वो वन की कन्वर्शन जो है कन्वर्शन करानी इनटू द टू, और वहाँ पे टू जो क्या करेगा एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है जी। अब एल्डोस्टेरोन जो है हमने देखा कि वो क्या करता है, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, उसके साथ साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी होगी, तो उसमें और डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। अब जैसे ही सोडियम इंक्रीज होगा, वाटर का वॉल्यूम जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी एक्सपैंड करेगा ब्लड प्रेशर का, क्योंकि उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बार बार हो रही है, यूरिन प्रोडक्शन कम है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप दूसरी सिस्टम तरफ देखें, अगर तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है इन द किडनीज फ्रंट आर्टरीज में ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, रेनन की प्रोडक्शन कम होगी, एंजियोटेंशन की कन्वर्जन भी कम होगी, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी कम होगी, और वहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगी और वाटर जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है जी, समझ आई है यहाँ तक सबको। अगर आप एक मैकेनिज्म याद कर लेते हैं तो दूसरा उसके ऑपोजिट है, तो आपको एक याद करने के लिए दूसरे को ऑपोजिट याद करना पड़ेगा, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये सोडियम की रेगुलेशन का बताया है कि किस तरह से सोडियम जो है वो रेगुलेट होगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म रेगुलेटिंग ब्लड सोडियम। अब ब्लड सोडियम जो है इसी तरह कंटिन्यू है मजीद। अगर ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं तो एक तो है आर्टरियल नाइट्रोजरेटिक हार्मोन एएनएच, वो भी रिलीज होगा। वो क्या स्टिमुलस उसका है जी डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन द एट्री ऑफ द हार्ट। जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होना है, एएनएच ने जो है एक्टिवेट हो जाना है और उसने क्या करना है, डिक्रीज एएनएच रिलीज फ्रॉम द एट्रिया। ठीक है जी। और वो क्या करेगा, सोडियम जो है उसकी रिअब्जॉर्प्शन कराएगा और वाटर की रिअब्जॉर्प्शन कराएगा, उसके रिस्पॉन्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वाटर भी इंक्रीज होगा, तो ब्लड ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। और दूसरी सेकंड स्टेप पे है जी इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द एट्रिया ऑफ द हार्ट। आपने ये याद रखना है, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, ठीक है जी, तो एएनएच का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है जी। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो एएनएच का लेवल भी इंक्रीज होगा। इन्होंने अपोजिशन में एक्ट करना है। अगर डिक्रीज होगा एंड आर्टरी एंड नाइट्रोजरेटिक हार्मोन का लेवल, तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन अगर इंक्रीज है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज करेगी और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, और वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो लॉस होगा, तो इस तरह ब्लड ऑस्मोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, उसका स्टिमुलस है जी डिक्रीज आर्टरियल ब्लड प्रेशर। अगर आर्टरियल ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है तो एडीएच ने एक्टिवेट होना है और इंक्रीज एडीएच सिक्रेशन होगी फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी मीडिएटेड थ्रू बैरोरिसेप्टर्स। ठीक है जी। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन ने क्या करना है, आप नाम से ही शो कर लें, ये एंटी डायूरेटिक है, यानी कि इसने डायूरेसिस नहीं होने देनी, यानी कि ब्लड प्रेशर का जो है वॉल्यूम जो है उसको कम नहीं होने देना, इसमें ज़्यादा ही करना है। इसमें क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी,
इन द किडनी एंड प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कंसनट्रेटेड यूरिन। यानी कि एडीएच का लेवल होगा तो यूरिन जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, लेकिन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और जैसे ही वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर प्रेशर जो है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज है, ठीक है जी, तो क्या होना है, एडीएच की सेक्रेशन कम हो जाएगी फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी मीडिएटेड थ्रू बैरोरेसेप्टर, और उसने क्या करना है कि वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देना है, और डाइल्यूट फॉर्म में जो यूरिन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और ब्लड ऑस्मोलैलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नॉर्मल प्लाज्मा लेवल्स ऑफ सोडियम आयंस अगर हम डिस्कस करें, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा लेवल्स ऑफ सोडियम आयंस, इसमें है जी हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। हाइपर में हमने देखा है कि सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है और हाइपो में कम होगा। हाइपर है तो क्या होगा, हाई मेजर उसके कॉजेज़ क्या हैं, हाई डाइटरी सोडियम रेयरली कॉजेज सिम्टम, यानी कि डाइट के थ्रू जो है अगर होगा सोडियम का इंटेक ज़्यादा हुआ है तो उसके सिम्टम्स कम आएंगे। इसके हाइपर ज़्यादातर होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ हाइपरटोनिक सलाइन सोल्यूशन। ठीक है जी, अगर कोई पेशेंट उसी के है उसको हम कोई सलाइन वगैरह नॉर्मल सलाइन वगैरह लगाते हैं या हाइपरटोनिक सोल्यूशन लगाते हैं तो उसके वजह से सोडियम का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। इसमें एग्जाम्पल है जी सोडियम बाइकार्ब की, जो कि ट्रीटमेंट फॉर एसिडोसिस के लिए दिया जाता है। ओवर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हो रही है, ठीक है जी, वो भी हाइपर न्यूट्रीमिया कहता है, जो कि एल्डोस्टेरोनिज्म में होता है। इसके अलावा वाटर लॉस है, ठीक है जी, उसमें भी सोडियम का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, और ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होगी, ब्लड ऑस्मोलैलिटी, तो वो उसमें भी हाइपर न्यूट्रीमिया की तरफ हो जाएगा, जो कि बिकॉज ऑफ फीवर में वाटर लॉस हो रहा होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वाटर लॉस होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस में क्योंकि उसमें यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, डायबिटीज़ मिलाइटिस में और डायरिया में। ठीक है जी, ये वो वाली कंडीशन है जिसमें वाटर लॉस ज़्यादा होगा। अब अगर आप इसके सिम्टम देखें तो थर्स्ट होगी पेशेंट को, ठीक है, वो थर्स्टी फील करेगा, फीवर होगा, उसकी ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी, रेस्टलेसनेस होगी उस पेशेंट को। मोस्ट सीरियस सिम्टम्स है जी कन्वर्जन एंड पल्मोनरी एडीमा। ठीक है जी, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो है वाटर जो है वो जाएगा तो पल्मोनरी एडीमा वगैरह हो जाएगा इसको। इसके अलावा व्हेन अकरिंग विद एन इंक्रीज वाटर वॉल्यूम, अगर इंक्रीज वाटर वॉल्यूम के साथ जो है हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वेट गेन होगा पेशेंट को, एडीमा इजीली होगा, एलिवेट ब्लड प्रेशर, हमने देखा है कि सोडियम का लेवल अगर ज़्यादा होता है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, पफिनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है जी, एडीमा होगा, और साथ में बॉन्डिंग पल्सेस वगैरह होती हैं ऐसे पेशेंट्स में। एज कंपेरिजन टू हाइपोनेट्रीमिया, इसमें आपने देखना है कि सोडियम का लेवल कम हो रहा है। ठीक है जी, अनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक है ऑफ सोडियम really cause symptoms can occur in those on low sodium diets and those taking diuretics। ठीक है जी, ऐसे पेशेंट जो कि किडनी डिजीजेज में होते हैं तो उनको हम ना डायरेटिक्स वगैरह दे रहे होते हैं किडनी में। ठीक है जी, तो इनमें जो है सोडियम का लॉस होता है। डायरेटिक्स का काम ही होता है कि उन्होंने सोडियम वाटर लॉस कराना होता है, लार्ज अमाउंट में जो है वो वाटर प्रोडक्शन करनी होती है, तो साथ साथ सोडियम भी जो है वो लॉस हो रहा होता है। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल लॉसेस अगर आप इसके देखें, वॉमिटिंग है, प्रोलॉन्ग डायरिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग है और बर्न्स वगैरह, इसमें जो है हाइपोनेट्रीमिया होता है, सोडियम का लॉस होगा। साथ में डाइल्यूशन अगर आप देखें, इनटेक ऑफ लार्ज वाटर वॉल्यूम आफ्टर एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग के बाद अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं तो वो भी डाइल्यूशन करती है और वो भी हाइपोनेट्रीमिया की तरफ लेके जाती है। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया विच अट्रैक्ट्स वाटर इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम बट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम। ये कुछ ऐसी कंडीशन है, कॉजेज हैं जो कि हाइपोनेट्रीमिया कराएंगी। अगर आप इसके सिम्टम्स वगैरह देखें तो लिथार्जी है, कन्फ्यूजन है, एप्रीहेंशन है, सीजर और कोमा जो है वो हाइपोनेट्रीमिया में हो सकता है। मैंने कंपेयर्ड बाय रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, और इसमें रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम होगा, हाइपो में ज़्यादातर ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होगा, तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, टेकेकार्डिया हो सकता है ऐसे पेशेंट में, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा। साथ में अगर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम के साथ कंपेयर्ड है तो वेट गेन होगा, एडीमा एंड डिस्टेंशन ऑफ वेन्स हो सकती है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आने चाहिए।
ठीक है जी। इसके अलावा है जी रेगुलेशन ऑफ क्लोराइड, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आयंस। क्लोराइड आयंस में जो है ज़्यादातर प्रीडोमिनेंट एनायंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है जी। इसमें मैग्नीशियम आयंस हैं और पोटेशियम आयंस हैं इसमें, ठीक है जी। मैग्नीशियम आयन जो है वो कैपेसिटी ऑफ किडनी टू रीअब्सॉर्ब इज लिमिटेड, एक्सेस लॉस्ट इन यूरिन, ठीक है जी। ज़्यादातर मैग्नीशियम आयन जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सेसिव लॉस होता है। इसके अलावा डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैग्नीशियम रिजल्ट्स इन ग्रेटर डिग्री ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। पोटेशियम आयन अगर आप देखें जो मेंटेन इन नैरो रेंज, ठीक है जी। इसकी नैरो रेंज में मेंटेनेंस होती है, इफेक्ट करेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को, और एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेज अमाउंट सिक्रेटेड। इसकी हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम का जो लेवल अगर ज़्यादा होगा तो हम उसे कहेंगे हाइपरकैलेमिया है। अगर पोटेशियम का लेवल कम होगा ब्लड में तो हम उसको कहेंगे ये हाइपोकैलेमिया, ठीक है जी। अब पोटेशियम आयन की रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में, तो सबसे पहले जो टेबल है उसमें है जी increase blood levels of potassium acts on the adrenal cortex to increase aldosterone secretion। जैसे ही पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा ब्लड में, उसने क्या करना है, जो किडनी के साथ एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसको इफेक्ट करेगा और वो क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देगा। अब ब्लड पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। ब्लड अगर आप ब्लू वाला टेबल देखें उसमें है जी ब्लड पोटेशियम नॉर्मल रेंज, और ब्लड प्रेशर एक तो इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ वो डिक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर लेवल जब इंक्रीज हो रहा है तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। ब्लड पोटेशियम लेवल डिक्रीज होगा तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो कम होगी, ठीक है जी। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन आपने देख ही लिया है, सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन कराता है और सिक्रीशन ज़्यादा करेगा, और वाटर की रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, ठीक है जी। लेकिन अगर सोडियम और पोटेशियम का लेवल जो है वो साथ साथ ही चलता है। अगर ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन भी कम हो जाएगा, उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट पिक्चर में देखें, एक में है जी ब्लड पोटेशियम लेवल इन नॉर्मल रेंज और साथ में है जी ब्लड पोटेशियम होमोस्टेसिस इज मेंटेन, ये नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जा। जैसे ही ब्लड लेवल ऑफ पोटेशियम डिक्रीज होगा तो क्या करना है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ पोटेशियम सिक्रीशन from the distal tubules and collecting ducts of the kidney into the urine, ठीक है जी। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा करा देगा और उसमें उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर जो है ब्लड पोटेशियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज एल्डोस्टेरोन जो है वो रिड्यूस करेगा द रेट ऑफ पोटेशियम सिक्रीशन फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स डक्ट्स ऑफ द किडनी इनटू द यूरिन, ठीक है जी। तो इस तरह से रेगुलेशन होनी है। एक तरफ जो है ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है, उसमें ब्लड में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा, दूसरे में जो है वो एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज होगा। अगर ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होगा तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन भी कम होगी, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, अच्छा जी। अब नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें है जी मेजर कॉजेज़ क्या होंगे और उसमें हाइपरकैलेमिया के क्या-क्या कॉजेज़ आ सकते हैं और हाइपोकैलेमिया के क्या आ सकते हैं। तो उसमें अगर हम देखें हाइपरकैलेमिया में है जी मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है जी। इंट्रासेलुलर से वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गया है और रिजल्ट करेगा फ्रॉम सेल ट्रॉमा, ठीक है जी। क्योंकि हमने देखा ये इंट्रासेलुलर आयन है जो केटायन है,
तो ज़्यादातर इंट्रासेलुलर होता है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया तो वो जो है सेल ट्रॉमा करेगा और फॉर एग्जांपल बर्न्स और क्रशिंग इंजरीज कराएगा वहाँ पे। एंड ऑल्ट्रेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इसमें हो सकती है, जिसमें एसिडोसिस, इंसुलिन डेफिशिएंसी या सेल हाइपोक्सिया हुआ है। तो इन कंडीशंस में जो है वो पोटेशियम जो है मूव आउट करेगा, तो उसकी वजह से वो हाइपरकैलेमिया करेगा। इसके अलावा डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इन पर्सन विद एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन की जो सिक्रेशन है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस पोटेशियम की एक्सक्रीशन जो है वो भी कम हो जाएगी, रीनल सिक्रेशन एक्सक्रीशन। तो उसकी वजह से भी जो है ज़्यादातर जो पोटेशियम है वो ब्लड में रिटेन होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा। अगर हाइपरकैलेमिया होता है तो फिर उसके क्या सिम्टम्स होंगे, इसके इसके स्टेजेस हैं। माइल्ड हाइपरकैलेमिया होगा तो कॉज मेनली बाय पार्शियल डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी पार्शियल ये डीपोलराइजेशन कराएगा, इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी कराएगा, रेस्टलेस होगा पेशेंट। इसके अलावा इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग और डायरिया जो है वो हाइपरकैलेमिया में हो सकता है। इसके अलावा अगर हम ईसीजी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराते हैं पेशेंट का, तो उसमें ऑल्ट्रेशन आती हैं, उसमें हम देखेंगे ये जो हार्ट वेव्स जो हैं उस पर इफेक्ट करेगा, जिसमें हम देखते हैं इंक्लूड रैपिड रिपोलराइजेशन विद नैरोअर एंड टॉलर टी वेव्स। ठीक है जी, आपने अगर आप ईसीजी डिस्क पढ़ी है तो उसमें हार्ट बीट्स की ना वेव्स होती हैं, जिसमें हम टी वेव्स हैं, अगर हम टी वेव्स हैं, क्यू टी इनवर्वल्स है, आर वेव्स है। ठीक है जी, उसमें जो टी वेव्स हैं वो जो है वो नैरो होंगी और टॉलर होंगी, और जो क्यू टी इंटरवल है वो उसका शॉर्ट एंड होगा। इसके अलावा अगर सीवियर हाइपरकैलेमिया है तो उसमें क्या होगा, caused mainly by partial depolarization of plasma membrane, severe enough to hamper action potential conduction जो है, जो action potential जो channel होते हैं उस पर इफेक्ट करेगा। और सीवियर जो हाइपरकैलेमिया उसमें मसल वीकनेस हो सकती है, लॉस ऑफ मसल टोन होगा और पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है जी, इसमें अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी वगैरह कराते हैं उसमें अल्ट्रेशन आएगी, और उसमें क्या होगा, ज़्यादातर रिड्यूस्ड रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन होगा, जिसकी वजह से हमने देखा है कि उसकी जो है मसल वीकनेस हो रही थी, लॉस ऑफ मसल टोन हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस होगा, साथ में प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल होगा। ठीक है जी, वाइड क्यूआर कम्प्लेक्स होगा, रिदमिया हो सकती हैं, और समटाइम पेशेंट जो है वो कार्डिक अरेस्ट में भी जा सकता है। ठीक है, तो आप देखें कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं बॉडी के लिए। अगर थोड़ी सी इसमें चेंजेस आती हैं, अगर ज़्यादा इसमें इसके इंक्रीज़ होता है तो भी इसके इफ़ेक्ट्स हैं, अगर ये डिक्रीज़ होगा तो भी इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आते हैं। देन हाइपोकैलेमिया है, जिसमें पोटेशियम का लेवल कम होगा, वो तो हमने हाइपरकैलेमिया में डिस्कस किया कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हाइपोकैलेमिया में अगर आप देखें अल्कलोसिस है। ठीक है जी, पोटेशियम आयन जो है वो शिफ्ट करेगा इनटू सेल इन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन आयन। ठीक है जी, इसमें अल्कलोसिस होगी, इसमें हाँ वो सेल्स में हाइड्रोजन आयन की बजाय वो जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, यानी कि इंट्रासेलुलर उसका लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रमोट करेगी सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम, रिड्यूस पोटेशियम इनटेक होगा, स्पेशली विद एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया एंड अल्कोहलिज्म। ऐसे पेशेंट जो कि जिनमें एनोरेक्सिया होता है या अल्कोहलिज्म होते हैं, ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में पोटेशियम का जो है वो इंटेक वो कम हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज रीनल लॉस होता है। ठीक है जी, हमने देखा एक तो उसका इंटेक कम हो गया है, दूसरा उसका लॉस भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी वो पोटेशियम लॉस में जाएगा। ठीक है जी, और ज़्यादातर रीनल लॉस किन में होगा, जिनमें एक्सेसिव अल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन होगी। एल्डोस्टेरोन ने क्या करना होता है, पोटेशियम को लॉस कराना होता है। ठीक है जी, जितना ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पोटेशियम लॉस होगा, उसकी जो रीनल की एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट जिनको हम डायूरेटिक्स वगैरह दे रहे होते हैं वो भी सोडियम का लॉस भी कराते हैं और साथ में पोटेशियम का लॉस भी कराते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो डायूरेटिक ड्रग्स ले रहे होते हैं वो में भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ किडनी डिजीज होती हैं दैट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रीअब्जॉर्ब सोडियम। ठीक है जी, तो उसमें भी जो है पोटेशियम का लेवल कम होगा। अब पोटेशियम का लेवल जो है वो कम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ये हाइपोकैलेमिया है, और सिम्टम इसके जो हैं वो होंगे मेनली ड्यू टू हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स। अब इसमें होगा डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, स्केलेटल मसल वीकनेस आएगी, स्मूथ मसल जो है उसकी टोन जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा कार्डिक मसल्स हैं उसमें डिलेड वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होगी,
इसमें ब्रेडिकार्डिया और आर्टरीवेंट्रिकल ब्लॉक जो है वो हो सकते हैं, एवी ब्लॉक जिसको हम कहते हैं। तो हार्ट से रिलेटेड जो है बहुत सारे चेंजेस जो है वो हाइपोकलेमिया और हाइपरकलेमिया में आ सकते हैं। अगर हाइपरकलेमिया है तो उसमें कार्डिक अरेस्ट में या रिदमिया में पेशेंट जाता है, लेकिन अगर हाइपो है तो उसमें ब्रेडिकार्डिया में और एवी ब्लॉक जो है उसमें चले जाते हैं। ठीक है जी, जो एमआई वगैरह होते हैं उनमें पेशेंट्स में हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, पोटेशियम तक? ओके, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड मैग्नीशियम हमने इस तरह से देखी थी कि किस तरह से होगी। अगर तो आप देखें ब्लड मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल रेंज में है, इस साइड पे दूसरी साइड पे या तो इंक्रीज़ हो रहा होगा इसका लेवल, और या जो है वो मैग्नीशियम का लेवल डिक्रीज़ हो रहा होगा। अगर मैग्नीशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ मैग्नीशियम exceed the ability of the kidney to reabsorb magnesium from the filtrate। उसकी जो ability जो है filtrate से वो exceed हो जाएगी, तो क्या होगा, more magnesium remain the filtrate and are eliminated in the urine। ठीक, ज़्यादातर फिल्ट्रेट में रहेगा और फिर जो है यूरिन के थ्रू जो है एलिमिनेट होगा, तो क्या होगा, ब्लड मैग्नीशियम लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरी तरफ है जी, ब्लड मैग्नीशियम लेवल अगर डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ क्या करेगा कि एज द ब्लड लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द मैग्नीशियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द किडनी इंक्रीजेस हो जाएगी। इंक्रीज मैग्नीशियम जो है वो रीअब्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज मैग्नीशियम लॉस इन द यूरिन, यानी कि अगर ज़्यादा है तो उसकी लॉस जो है वो कम कर देगा। ठीक है जी, जैसे ही उसका लॉस जो है कम होगा तो मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और फिर इस तरह से रेगुलेशन हो जाएगी। ठीक है जी, अगर तो ज़्यादा हो रहा है तो यूरिन के थ्रू जो है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा और बैलेंस में आ जाएगा। अगर कम हो रहा है लेवल तो यूरिन के थ्रू कम लॉस होगा और फिर जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर जो है वो इस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है जी। अब नॉर्मल प्लाज्मा लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस हैं, तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। अगर मैग्नीशियम का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा तो हम उसे कहेंगे हाइपरमैग्नीशियमिया है, अगर कम होगा तो हम कहेंगे हाइपोमैग्नीशियमिया। ठीक है जी, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है मैग्नीशियम का लेवल। ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें हाइपोमैग्नीशियमिया है तो उसमें मेल न्यूट्रिशन जो है, अल्कोहलिज्म, रिड्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम इन द इंटेस्टाइन,
रीनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन है और सम डायूरेटिक्स हैं, ये सारे जो है इसका लेवल को कम कर रहे हैं। अगर कम होगा मैग्नीशियम का लेवल ब्लड में तो सिम्टम रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी एंड इंक्लूड इरिटेबिलिटी। ठीक है जी, इसके अलावा रिफ्लेक्सेस जो उसके इंक्रीज हो जाएंगे, हाइपोमैग्नीशियमिया में मसल वीकनेस होगी, टेटनी एंड कन्वर्जन जो है वो इसमें हो सकती है। लेकिन हाइपर मैग्नीशियमिया है जो वो भी रेयर है और रीनल फेलियर में ज़्यादातर होता है। और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड जो है जो कि हम एसिडिटी के लिए लेते हैं, स्टमक जो है अल्सर स्टमक अल्सर्स में लेते हैं, या एसिडिटी जो है उसको कम करने के लिए हम एंटासिड्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी हाइपर मैग्नीशियमिया होता है। उसके अलावा सिम्टम्स, अगर इसका हाइपर का मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा होता है तो क्या सिम्टम आ सकते हैं? सिम्टम्स रिजल्ट फ्रॉम डिप्रेस स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन। ठीक है, जिसमें आ सकते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, मसल वीकनेस हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, साथ में ब्रेडिकार्डिया और रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन जो है वो हाइपरमैग्नीशियमिया में होती है, यानी कि मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा होगा तो उसमें हो सकती है। ठीक है जी, देन है जी रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। अब कैल्शियम आयंस की जो रेगुलेशन है वो किस तरह से होगी? रेगुलेटेड विद नैरो रेंज। ठीक है जी, नैरो रेंज में रेगुलेटेड होगा। एलिवेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल्स प्रिवेंट मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन, और अगर इसका लेवल डिक्रीज होगा, डिक्रीज लेवल जो है वो लीड टू स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। और टर्म्स हम इसको देते हैं, अगर तो लेवल कैल्शियम का कम होगा तो हम कैल्सीमिया कहेंगे, अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो उसको हम हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे। ठीक है जी, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पीटीएच का मतलब है पैराथायरॉयड हार्मोन, वो इंक्रीज करेगा कैल्शियम की सेक्रेशन को इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पे एंड डिक्रीज करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फॉस्फेट लेवल। ठीक है जी, इसके अलावा विटामिन डी जो है वो स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम अपटेक इन इंटेस्टाइन, इसलिए कैल्शियम के साथ साथ जो है हमने विटामिन डी जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो कैल्शियम के इंटेक को भी इंक्रीज कराएं। इसके अलावा कैल्सीटोनिन जो है वो डिक्रीज करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल। ठीक है जी, ठीक है जी। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इंक्रीज करेगा, विटामिन डी भी इंक्रीज कराएगा, लेकिन जो कैल्सीटोनिन है वो कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। अच्छा, ये इस तरह से रेगुलेशन है जी कैल्शियम आयन की कि किस तरह से रेगुलेशन होनी है कैल्शियम आयंस की। तो इसमें अगर आप देखें तो ब्लड कैल्शियम लेवल जो है एक तो नॉर्मल रेंज में है, दूसरा ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर तो इंक्रीज हो रहा होगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज है बॉडी में तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उस वो एक्टिवेट होगा, दूसरी तरफ कैल्सीटोनिन मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसने क्या करना है, पैराथायरॉयड ग्लैंड सेल्स डिटेक्ट इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल, वो डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है सिक्रीशन कम हो जाएगी फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड रिजल्ट्स, और उसमें क्या होगा कि डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ द बोन मैट्रिक्स बाय ऑस्टियोक्लास्ट रिजल्ट इन द डिक्रीज रिलीज ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन। ठीक है, जिसमें बोन में रिटेन होना शुरू हो जाएगा कैल्शियम और उसका जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगी। जैसे ही पीटीएच का लेवल कम होगा तो कैल्शियम जो है बोन में रिटेन होना शुरू हो जाएगा, उसका ब्लड में लेवल कम हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा किडनी के थ्रू जो है कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, और उसके अलावा यूरिन के थ्रू उसका जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो भी उसकी वजह से भी बैलेंस में आएगा। तीसरे स्टेप पे है जी डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द एक्टिव विटामिन डी। ठीक है जी, विटामिन डी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा बाय द किडनी, और वो भी जो कैल्शियम रिअब्जॉर्प्शन है वो भी कम कर देगा। ठीक है जी, हमने देखा था कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो एक तो वो इंक्रीज कराएगा कैल्शियम के लेवल को, दूसरा विटामिन डी जो है वो कराएगा। ठीक है जी, तीसरा रीनल के थ्रू जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अब तीनों मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और तीनों की वजह से कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था कि कैल्सीटोनिन मैकेनिज्म, उसमें है जी द पैरा फोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड डिटेक्ट द इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल। जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो फोलिकुलर जो सेल्स होंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे
और इंक्रीज कैल्सिटोनिन सिक्रीशन होगी बाय पैराफोलिकुलर सेल्स, और वो क्या करेगा, डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ द बोन मैट्रिक्स बाय ऑस्टियोक्लास्ट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज रिलीज ऑफ द कैल्शियम। वो जो है कैल्शियम का जो लेवल है उसको कम करेगा और बोन में उसको जो है रिटेन कराना शुरू कर देगा। ठीक है जी, दो मैकेनिज्म। अगर यही मैकेनिज्म जब ब्लड प्रेशर, ब्लड जो है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल अगर डिक्रीज होगा तो यही मैकेनिज्म उसके ऑपोजिट चलेंगे। ठीक है जी, पीटीएच का लेवल जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा, वो इंक्रीज पीटीएच जो है प्रोडक्शन होगी और वो जो है उसको कैल्शियम का लेवल को कम कराएगा। इसी तरह कैल्सिटोनिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम होगी और वो जो है ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको इंक्रीज कराएगा इस तरह से। ठीक है जी, बॉन्ड से रिलीज हो जाएगा और वो उसको डिक्रीज कराएगा। क्लियर है कैल्शियम के यहाँ तक? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को आने चाहिए। कैल्शियम का लेवल, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, ये पेपर में भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म इसमें एक्टिवेट होंगे। अगर हाइपरकलीमिया है तो उसमें कौन सा होगा, हाइपो है तो कौन सा होगा, हाइपर कैल्शियमिया है तो उसमें कौन से लेवल जो है, कौन से मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होंगे। अब हमने हाइपरकैल्सीमिया में देखा कि पीटीएच मैकेनिज्म और कैल्सिटोनिन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हैं, वो उसमें अफेक्ट करेगा। इसी तरह उसके अपोजिशन में हाइपोकैल्सीमिया है तो वो उसके अपोजिट एक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने बड़े ध्यान से इसको बुक से आप जो है थोरो इसकी स्टडी करें। तो जहाँ पे नहीं समझ आती आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई भी इशू हो तो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हैं।
अच्छा जी। जी अटेंडेंस हो गई है, कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, ठीक है जी। नेम सेंड कर रही हूँ उनके। यासिर, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। के साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती रहे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। हो गई है मैडम एंड